भाग 6। नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आंख की किरकिरी। तिहारी समझ रहा था आशा चली गई है। एक दिन शाम को वह धीरे धीरे जाकर महेंद्र के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। राजलक्ष्मी के दूर रिश्ते के मामा साधुचरण पर नजर पड़ी। कहा, कई दिनों से इधर आ नहीं सका, सब कुशल तो है? साधुचरण ने कुशल कही। बिहारी ने पूछा, भाभी काशी कब गई? साधुचरण ने कहा, कहाँ गई, कहाँ, उनका जाना अब न होगा। ये सुनकर बिहारी सब कुछ भूलकर अंदर जाने को बेचैन हो उठा। पहले वह जैसे ग्रहण भाव से खुशी अपनों सपरिचित सीढ़ियों से अंदर जाया करता था। सबसे हंसता बोलता था। जी में कुछ होता न था। आज उसकी मनाही थी। दुर्लभ था वह। इसकी याद आते ही उसका मन पागल हो गया। बस एक बार, केवल अंतिम बार इसी तरह अंदर जाकर परिवार के सदस्य सा राजलक्ष्मी से घूंघट निकाले आशा भाभी से दो बातें मात्र कराना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय बन बैठा। साधुचरण ने कहा, अरे अंधेरे में खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ। बिहारी तेजी से 2-4 डग की तरफ बढ़ा और मुड़कर बोला, नहीं चलूं मैं, काम है, और जल्दी से लौट गया। उसी रात बिहारी पश्चिम की ओर कहीं चला गया। बिहारी घर पर नहीं मिला। दरबान विनोदिनी की चिट्ठी लेकर लौट आया। महेंद्र ड्यूटी के सामने वाले बगीचे में टहल रहा था। उसने पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने बताया। महेंद्र ने उससे चिट्ठी ले ली। एक बार तो जी में आया चिट्ठी वह विनोदिनी को दे आए। कुछ कहे नहीं, सिर्फ विनोदिनी का लज्जित चेहरा देख आए। उसे इसमें जरा भी शक न था कि खत में लज्जा की बात जरूर है। याद आया, पहले भी एक बार उसने बिहारी को चिट्ठी भेजी थी। आखिर खत में है क्या, यह जाने बिना मानो उससे रहा ही न गया। उसने अपने आप को समझाया, विनोदिनी उसी की देखरेख में है, उसके भले बुरे का वही जिम्मेदार है, लिहाजा ऐसे संदेह वाले खत को खोलकर देखना वाजिब है। विनोदिनी को गलत रास्ते पर हरगिज नहीं जाने दिया जा सकता। खोलकर महेंद्र ने उस छोटी सी चिट्ठी को पढ़ा। असहज भाषा में लिखी थी, इसलिए उसमें मन का सच्चा उद्वेग फूट पड़ा था। महेंद्र ने उसे बार बार पढ़ा, खूब सोचा, मगर समझ नहीं सका कि विनोदिनी का झुकाव है किस तरफ। उसे रहकर यही आशंका होने लगी, चूंकि मैंने यह कहकर उसका अपमान किया है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, इसीलिए रूठकर वह अपने मन को और तरफ लगाना चाहती है। इसके बाद महेंद्र के लिए धीरज रखना असंभव हो उठा। जो लड़की अपने आप को उसके हाथों सौंप देने के लिए आई थी, वह महज जरा सी गलती से उसके कब्जे से निकल जाएगी, यह सोचकर महेंद्र भीतर ही भीतर सुलगने लगा। मन में सोचा, विनोदिनी मन ही मन अगर तुझे चाहती है तो उसकी खैर जानो, क्योंकि वह एक जगह बंधी रहेगी। अपने मन का तो मुझे पता है, मैं उस पर कभी जुल्म नहीं कर सकूंगा। वह मुझे निश्चिंत होकर प्यार कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूं, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं। यदि वह और किसी तरफ खींची तो क्या अनर्थ होगा, वह कौन जानता है। महेंद्र ने निश्चय किया, अपने को प्रकट किए बिना किसी न किसी तरह फिर से विनोदिनी को अपनी ओर खींचना ही पड़ेगा। अंदर जाते ही महेंद्र न देखा, विनोदिनी बीच में ही खड़ी उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रही है, और महेंद्र का मन डाह से जल उठा। बोला, नाहक इंतजार में खड़ी है, भेंट नहीं होने की। यह लीजिए, आपकी चिट्ठी लौट आई। कहकर उसने चिट्ठी उसकी ओर फेंक दी। विनोदिनी बोली, खुली क्यों? महेंद्र जवाब दिए बिना ही चला गया। बिहारी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कोई जवाब न देकर चिट्ठी वापस भेज दी। यह सोचकर विनोदिनी की सारी नसें दप दप करने लगीं। उसने चिट्ठी ले जाने वाले दरबान को बुलवा भेजा। वह और कहीं चला गया था, न मिला। चिराग की कोर से जैसे गर्म तेल की बूंदें टपक पड़ती हैं, बंद कमरे में विनोदिनी की दमकती हुई आंखों से आंसुओं में टपक गए। उसने अपनी चिट्ठी के टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे चैन न मिला। स्याही की उन 2-4 लकीरों को भूत और वर्तमान से पोंछ डालने की कतई मनाही कर देने की गुंजाइश क्यों नहीं? गुस्से में आई मधुमक्खी जिस प्रकार हर सामने पड़ने वाले को काट खाती है, उसी प्रकार क्षुब्ध विनोदिनी अपने चारों ओर की दुनिया को जला डालने पर आमादा हो गई। मैं जो भी चाहती हूं उसी में रुकावट, किसी बात में कामयाबी नहीं। उस दिन फागुन की पहली बसंती बयार बह आई। बड़े दिनों के बाद आशा शाम को छत पर चटाई बिछाकर बैठी। मध्यम रोशनी में एक मासिक पत्रिका में छपी हुई एक धारावाहिक कहानी पढ़ने लगी। एक जगह जब कहानी का नायक काफी दिनों बाद पूजा की छुट्टी में अपने घर लौट रहा था कि डकैतों के चंगुल में फंस गया। आशा का दिल धड़क उठा। उसी समय नायिका सपना देखकर रोती हुई जग पड़ी। आशा के आंसू रोके न रुके। वह कहानियों की बड़ी उदार समालोचक थी। जो भी कहानी पढ़ती वह उसे अच्छी लगती। विनोदिनी को बुलाकर कहती, बई आंख की किरकिरी मेरे सिर की कसम रही, इस कहानी को पढ़ देखना, ऐसी ही है। पढ़कर रोते रोते बेदम। विनोदिनी की अच्छे
बुरे की कसौटी से आशा की उमंगों उत्साह को बड़ी चोट पहुंचती। महेंद्र को कहानी पढ़ाने का निश्चय करके गीली आंखों से उसने पत्रिका बंद की। इतने में महेंद्र आ गया। महेंद्र बोला, छत पर अकेली किस भाग्यवान को याद कर रही हो? आशा नायक नायिका की बात भूल गई। उनसे पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? महेंद्र, नहीं, तबीयत ठीक है। आशा, फिर तुम मन ही मन जो कुछ सोच रहे हो मुझे साफ साफ बताओ। आशा के डब्बे में से एक पान निकालकर खाते हुए महेंद्र ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी बेचारी मौसी ने न जाने कब से तुम्हें नहीं देखा। अचानक ही एक दिन तुम वहां पहुंच जाओ तो वे कितनी खुश हो जाएं। आशा ने कोई जवाब न दिया, उसकी ओर ताकती रही। वह समझ न सकी कि एकाएक फिर क्यों ये बात महेंद्र के मन में आई। आशा को चुप देखकर महेंद्र ने पूछा, तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं होती क्या? गौर इस बात का जवाब देना कठिन था। मौसी से मिलने की इच्छा भी होती है और महेंद्र को छोड़कर जाने का दिल भी नहीं चाहता। आशा बोली, कॉलेज की छुट्टियां होने पर जब तुम चलोगे तो मैं भी साथ चलूंगी। महेंद्र, छुट्टियों में भी जाने की गुंजाइश नहीं है, इम्तिहान की तैयारी करनी है। आशा, फिर रहने दो, नहीं गई तो क्या? महेंद्र, रहने क्यों दें, तुमने जाना चाहा था, जाओ। आशा, नहीं, मेरी इच्छा जाने की नहीं है। महेंद्र, अभी अभी उस दिन तो ऐसी जबरदस्त इच्छा थी और अचानक ही वह इच्छा गायब हो गई। आशा नजर झुकाए बैठी रही। विनोदिनी से सुलह के लिए मौका ढूंढते हुए महेंद्र का मन भीतर ही भीतर अधीर हो उठा था। आशा को चुप देखकर नाहक ही उसे गुस्सा आ गया। बोला, मुझ पर तुम्हें किसी तरह का शुभा हुआ है क्या कि आंखों की निगरानी में रखना चाहती हो मुझे? आशा की स्वाभाविक नम्रता, कोमलता और धीरज महेंद्र की बर्दाश्त से बाहर हो गया। अपने आप बोला, मौसी के यहाँ जाने की इच्छा है, यह कहो कि मैं जाकर ही रहूंगी। जैसे भी हो, कभी हाँ तो कभी नहीं, कभी चुप, यह क्या करती रहती हो? महेंद्र की ऐसी रुखाई से आशा अचरज में पड़ी डर गई। लाख कोशिश करने पर भी उसे कोई जवाब न सूझा। ये समझ ही न पाती थी कि क्यों महेंद्र कभी तो इतना आदर करता है और फिर अचानक बेरहम सा बन जाता है। इस तरह आशा के लिए महेंद्र जितना ही दुर्बोध बनता जाता, आशा उतना ही धड़कते कलेजे से, भय और प्यार से उसे ज्यादा जकड़ती जाती। वह महेंद्र पर शक कर उसे आंखों की निगरानी में रखना चाहती है। यह कोई कठोर उपहास है कि निर्दय संदेह? कसम खाकर इसका प्रतिवाद करना जरूरी है कि उसे हंसकर टाल जाए। आशा थी और अब भी चुप रहते देखकर अधीर महेंद्र तेजी से उठकर चला गया। फिर कहाँ तो रहा कहानी का नायक और कहाँ गई नायिका। सूर्यास्त की आभा अंधेरे में खो गई। सांझ वाली बसंती बयार जाती रही और सर्द हवा चलने लगी। फिर भी आशा उसी चटाई पर लेटी रही। जब बहुत देर बाद वह कमरे में गई तो देखा महेंद्र ने उसे बुलाया भी नहीं। सो गया है, मन में आया। स्नेहमयी मौसी की तरफ से उसे उदासीन देखकर महेंद्र मन ही शायद उससे घृणा करता है। खाट पर जाकर आशा ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। इससे महेंद्र करुणा से विगलित हो गया और उसने उसे खींच लेने की कोशिश की, लेकिन आशा बिल्कुल न उठी। उसने कहा, मुझसे कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ करो। महेंद्र ने पिघल कर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है चुन्नी, मैं ही बड़ा पाखंडी हूं, इसलिए नाहक ही तुम्हें चोट लगी। इस पर आशा की आंखें बरसती हुई महेंद्र के पैरों को भिगोने लगीं। महेंद्र उठ बैठा, अपनी बाहों में उसे कसकर पास में सुलाया। रुलाई का वेग कुछ कम हुआ तो आशा बोली, भला मौसी को देखने जाने को जी नहीं चाहता मेरा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं होता, इसी से जाना नहीं चाहती। तुम इससे नाराज मत हो। आशा के गीले गालों को धीरे धीरे पोंछते हुए महेंद्र ने कहा, भला यह भी कोई नाराज होने की बात है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इस पर मैं नाराज हो। खैर, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आशा ने कहा, नहीं, मैं काशी जरूर जाऊंगी। महेंद्र, क्यों? आशा, मैं तुम पर संदेह कर रही हूं इसलिए नहीं जाती। जब यह बात एक बार तुम्हारे मुंह से निकल गई तो कुछ दिनों के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। महेंद्र, पाप मैंने किया है और प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आशा, मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं पाप मुझसे हुआ है, नहीं तो ऐसी बातें उठती ही नहीं। जिन बातों को मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, आखिर वे बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं? महेंद्र, इसलिए कि मैं कितना बुरा हूं, इसका तुम्हें पता नहीं? आशा ने परेशान होकर कहा। फिर ऐसा न कहो, मगर काशी, अब मैं जरूर जाऊंगी। महेंद्र ने हंसकर कहा, तो जाओ, लेकिन तुम्हारी नजरों की ओट में मैं अगर बिगड़ जाऊं तो? आशा बोली, इतना डराने की जरूरत नहीं मानो, मैं इस विचार से ही घबरा रही हूं। महेंद्र, लेकिन सोचना चाहिए, लापरवाही से अपने ऐसे स्वामी को अगर तुम बिगाड़ दो तो दोष किसे दोगी? आशा, दोष कम से कम तुम्हें न दूंगी, बेफिक्र रहो। महेंद्र, ऐसे में अपना दोष मान लोगी? आशा, 1000 बार मान लूंगी। महेंद्र, ठीक है,
तो कल मैं तुम्हारे बड़े चाचा जी से मिलकर सब तय कराऊंगा। और महेंद्र ने कहा, रात बहुत हो गई। करवट बदलकर वह सो गया। जरा देर बाद फिर इधर पल अचानक कह उठा, चुन्नी रहने भी दो, ना भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? आशा बोली, फिर मना ही क्यों? अब अगर एक बार मैं जाना पाई तो मेरे बदन से तुम्हारी वह झड़की हमेशा लगी रहेगी। 2 ही 4 दिन के लिए सही, मुझे भेज दो। महेंद्र बोला, अच्छा। वह फिर करवट बदलकर सो गया। काशी जाने से एक दिन पहले आशा ने बिनोदिनी के गले से लिपटकर कहा, भाई किरकिरी, मेरा बदन छूकर एक बात बताओ। बिनोदिनी ने आशा का गाल दबा दिया। कहा, कौन सी? आशा, पता नहीं आजकल तुम कैसी तो हो गई हो, मेरे पति के सामने तुम निकलना ही नहीं चाहती। बिनोदिनी, क्यों नहीं चाहती? ये क्या तू नहीं जानती? उस दिन महेंद्र बाबू ने बिहारी बाबू से जो कुछ कहा तूने अपने कानों नहीं सुना? जब ऐसी बातें होने लगीं तो फिर कमरे से क्या निकलना ठीक नहीं है। आशा ये समझ रही थी और ये बातें कैसी शर्मनाक हैं। फिलहाल उसने अपने मन से यह भी समझा है, तो भी बोली, बातें तो ऐसी जाने कितनी उठती हैं, उन्हें अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर प्यार क्या? तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा। बिनोदिनी, ठीक है, भूल जाऊंगी। आशा, मैं कल काशी जा रही हूँ, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा कि उन्हें कोई तकलीफ न हो। जैसे भागती फिरती हो ऐसा करने से न चलेगा। बिनोदिनी चुप रही। उसकी हथेली दबाकर आशा ने कहा, मेरे सिर की कसम, वह वचन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बिनोदिनी बोली, अच्छा। एक ओर चांद डूबता है, दूसरी ओर सूरज उगता है। आशा चली गई, लेकिन महेंद्र के नसीब में अभी तक बिनोदिनी के दर्शन नहीं। महेंद्र डोलता फिरता जब तब किसी बहाने माँ के कमरे में पहुंच जाता, लेकिन बिनोदिनी उसे पास आने का कोई मौका ही न देती। महेंद्र को ऐसा उदास देखकर राजलक्ष्मी सोचने लगी, बहू चली गई, इसीलिए महेंद्र को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब महेंद्र के सुख दुख के लिहाज से माँ गैर जैसी हो गई हैं। हालांकि इस बात के जहन में आते ही उसे मर्मांतक हुआ, फिर भी वह मयंक को उदास देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने बिनोदिनी से कहा, इस बार इन्फ्लुएंजा के बाद मुझे दमा जैसा कुछ हो गया है, बार बार सीढ़ियां चढ़कर मुझसे ऊपर जाते नहीं बनता। महेंद्र के खाने पीने का ख्याल तुम्ही को रखना है बिटिया, उसकी हमेशा की आदत है, किसी के जतन के बिना महेंद्र रह नहीं सकता। देखो तो बहू के जाने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया है, और बहू की भी बलिहारी, वह चली गई। बिनोदिनी जरा मुंह फेर कर कुछ करने लगी। राजलक्ष्मी बोली, सोचने क्या लगी बहू, इसमें सोचने की कोई बात नहीं, जो चाहे जो कहें लोग, तुम कोई पराई नहीं हो। बिनोदिनी बोली, जरूरत क्या है बुआ? राजलक्ष्मी बोली, अच्छा, कोई जरूरत नहीं, मुझसे जो हो सकेगा वही करूंगी। और वह उसी समय महेंद्र के ऊपर वाले कमरे की झाड़ पोंछ करने जाने लगी। बिनोदिनी कह उठी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मत जाओ, मैं ही जाती हूँ। मुझे माफ करो बुआ, जैसा तुम कहोगी करूंगी। राजलक्ष्मी लोगों की बातों की कतई परवाह नहीं करती। पति की मृत्यु के बाद से दुनिया और समाज में उन्हें महेंद्र के सिवाय और कुछ नहीं पता। बिनोदिनी ने जब समाज की निंदा का इशारा किया तो वह खींच उठी। जन्म से महेंद्र को देखती आई है, उसके जैसा भला लड़का मिलता कहाँ है। जब कोई उसकी आलोचना करता तो राजलक्ष्मी से रहा न जाता। उन्हें लगता कि इसी पल उसकी जबान गल क्यों नहीं रही। महेंद्र कॉलेज से लौटा और आज अपने कमरे को देखकर ताज्जुब में पड़ गया। दरवाजा खोलते ही चंदन और धूप की खुशबू से घर महक उठा। मसहरी में रेशमी झालर बिछवाने पर धप धप धुली चादर और पुराने तकिए के बजाय दूसरा रेशमी फूल कढ़ा चौकोर तकिया। उसकी खूबसूरत कढ़ाई बिनोदिनी की काफी दिनों की मेहनत का फल था। आशा उससे पूछा करती थी, ये चीजें तू बनाती आखिर किसके लिए है किरकिरी? बिनोदिनी हंसकर कहती, अपनी चिता की सेज के लिए, मरण के सिवा अपने सुहाग के लिए है भी कौन। दीवार पर महेंद्र की जो तस्वीर थी, उसके फ्रेम के चारों कोनों पर बड़ी कुशलता से रेशमी गांठें बांधी गई थीं। नीचे की तिपाई पर फूलदानियों में गुलदस्ते, मानो महेंद्र की प्रतिमूर्ति को किसी अजाने भक्त की पूजा मिली हो। कुल मिलाकर घर की शक्ल ही बदल गई थी। खाट पहले जहां थी वहां से थोड़ी खिसकी हुई थी। कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। खाट के पास की 2 बड़ी अलमारियों में कपड़े डालने से एक ओट जैसी हो गई थी, जिससे फर्श पर बैठने का बिछौना और रात को सोने की खाट अलग हो गई थी। कांच की जिस अलमारी में आशा की शौकिया सजावट थी, खिलौने थे, उसमें के कांच पर अंदर से लाल कपड़ा जड़ दिया गया था। अब कुछ न दिखता था। कमरे के पुराने इतिहास की जो भी निशानी थी, नए हाथ की नई सजावट से वह ढक गई थी। थका मांदा महेंद्र फर्श के साफ सुथरे बिछौने पर लेट गया। तकियों पर माथा रखते ही एक मीठी सी खुशबू मिली। तकिए की रुई में नाग केसर का पराग और कुछ इत्र डाला गया। महेंद्र की आंखें झप आई। लगा
इस तकिए पर जिन हाथों की कला कुशलता की छाप पड़ी है, मानो उसी की चंपाकली सी अंगुलियों की सुगंध आ रही है। इतने में चांदी की तश्तरी में फल फूल और कांच के गिलास में बर्फ डला अनानास का शरबत लिए नौकरानी आई। ये सब कुछ हमेशा से उसकी समूची देह को एक अनूठा गंध और आभा दे गया था। महेंद्र ने बड़ी तृप्ति से खाया। बाद में चांदी के डब्बे में पान लेकर बिनोदिनी आई। बोली, इधर कई दिन मैं खाने के समय ना आ पाई, माफ करना, और जो चाहे सो करो, मगर मेरे सिर की कसम रही, मेरी आंख की किरकिरी को यह मत लिख भेजना कि तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। जहां तक मुझसे बनता है करती हूँ। बिनोदिनी ने पान का डब्बा महेंद्र की तरफ बढ़ाया। पान में भी आज केवड़े की खुशबू थी। महेंद्र ने कहा, सेवा जतन के मामले में कभी कभी ऐसी कमी रहना भी अच्छा है। बिनोदिनी बोली, क्यों भला? महेंद्र ने कहा, बाद में उलाहना देकर ब्याज समेत वसूलने की गुंजाइश रहती है। महाजन जी, सूद कितना? महेंद्र ने कहा, खाने के समय हाजिर न रहीं तो बाद में हाजिर होने के बाद भी बकाया रह जाएगा। बिनोदिनी बोली, ऐसा कड़ा हिसाब है तुम्हारा कि देखती हूँ तुम्हारे हाथों पड़ जाने पर छुटकारा नहीं। महेंद्र ने कहा, हिसाब कड़ा तो उसे कहते हैं जब वसूला जा सके, यदि वसूल ही न पाओ तो हिसाब तो रखना अपने पास। बिनोदिनी ने कहा, वसूल करने योग्य है भी क्या, मगर कैद तो कर ही रखा है। और मजाक को एकाएक गंभीर बनाते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। महेंद्र ने भी गंभीर होकर कहा, तो यह कैद खाना है, क्यों? ऐसे में रोज की तरह बैरा तिपाई पर बत्ती रख गया। अचानक आंख पर रोशनी पड़ी तो हाथ की ओट करके नजर झुकाए बिनोदिनी ने कहा, क्या पता भाई, बातों में तुमसे कौन जीते, मैं चला। महेंद्र ने अचानक कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बंधन जब मान ही लिया तो फिर जाओगी कहाँ? बिनोदिनी बोली, छे छोड़ो, जिसके भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की कोशिश कैसी। जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर बिनोदिनी चली गई। महेंद्र सुगंधित तकिए पर सिर रखे बिछावन पर पड़ा रहा। उसके कलेजे में खलबली मच गई। सूनी सांझ, सूना कमरा, नव वसंत की बयार। बिनोदिनी का मन मानो पकड़ में आया। लगा महेंद्र अब अपने को संयमित नहीं कर पाएगा। जल्दी से उसने बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर लिया और समय से पहले ही बिस्तर पर सो गया। बिछावन भी तो यह पिछले वाला नहीं, 4-5 गद्दे पड़े थे, काफी नर्म। एक खुशबू यहाँ भी अगरू की, खसकिया काहे की थी, ठीक समझ में ना आई। महेंद्र बार बार इस उस करवट लेटने लगा, मानो कोई भी पुरानी एक निशानी मिले कि उसे जकड़ ले, मगर कुछ भी हाथ ना आया। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाहर से बिनोदिनी ने कहा, भाई साहब, आपका भोजन। दरवाजा खोलिए। महेंद्र जल्दी से उठा और दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ लगाया, लेकिन दरवाजे को खोला नहीं, फर्श पर पट पड़ गया। बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाहर से घबराहट भरी आवाज, तबीयत तो खराब नहीं है, पानी ला दूं और कुछ चाहिए? महेंद्र ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बिनोदिनी बोली, आपको हमारी कसम, क्या हुआ बताओ? अच्छा चलो, तबीयत खराब है तो कुंडी तो खोलो। महेंद्र ने जोर से कहा, नहीं खोलूंगा, तुम जाओ। महेंद्र फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और आशा की स्मृति को सूनी सेज पर टटोलने लगा। लाख कोशिश करने पर भी जब नींद न आई तो दवात कलम लेकर आशा को खत लिखने बैठा। लिखा, आशा, अब और ज्यादा दिन मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे न रहने से ही मेरी सारी प्रवृत्तियां जंजीर तोड़कर मुझे न जाने कहाँ खींच ले जाना चाहती हैं। जिससे राह देख कर चलूं, वह रोशनी तो तुम्हारी विश्वास भरी आंखों की प्रेम पूर्ण दृष्टि है। मेरी मंगल ध्रुव, तुम जल्दी चली आओ, मुझे अविचल बनाओ, मुझे बचाओ, मेरे हृदय को भर दो। महेंद्र न जाने कब तक लिखता रहा। दूर और दूर के कई गिरजों की घड़ियों में 3 बजे। कलकत्ता की सड़कों पर गाड़ियों की घरघराहट थम चुकी थी। मोहल्ले के उस छोर पर किसी नटी के कंठ से विहाग की जो तान उठ रही थी, वह भी सारी दुनिया पर फैली हुई शांति और नींद में बिल्कुल डूब गई। आशा को हृदय से याद करके और मन के आवेग को लंबे पत्र में जाहिर करके महेंद्र को काफी राहत मिली और लेटते ही उसे नींद आने में देर न लगी। सुबह उसकी नींद खुली तो बेला हो आई थी। कमरे में धूप आ रही थी। महेंद्र जल्दी से उठ बैठा। रात की बातें मन में हल्की हो गई थी। देखा, रात की लिखी चिट्ठी दवात से दबी तिपाई पर पड़ी है। उसे फिर से पढ़ गया। उसे लगा, अरे यह किया क्या मैंने? यह तो मानो उपन्यास का वृतांत हो गया। गनीमत कहो कि भेजी नहीं। क्या सोचती आशा मन में? आधी तो वह समझती ही नहीं। रात को जो आवेग बे हिसाब बढ़ गया था, उसकी याद आते ही महेंद्र शर्मसार हो गया। चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। सरल भाषा में आशा को एक छोटा सा पत्र लिखा, और कितनी देर करोगी तुम? तुम्हारे बड़े चाचा के आने में अगर विलंब हो तो मुझे वैसा लिखो, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा।
अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। महेंद्र वापस गया और कुछ ही दिनों के बाद आशा काशी पहुंच गई। इससे अन्नपूर्णा को बड़ी आशंका हुई। आशा से वह तरह के सवाल पूछने लगी। क्यों री चुन्नी, और तेरी वह आंख की किरकिरी, तेरी राय में जिसके मुकाबले दूसरी गुणवंती नहीं? सच मौसी, मैंने बढ़ाकर बिल्कुल नहीं कहा है। जैसी बुद्धि वैसा ही रूप, कामकाज में उतनी ही कुशल। तेरी तो सखी ठहरी, तू तो गुणवंती बताएगी ही। धर के और दूसरे लोग क्या कहते हैं? माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती। कभी जब भी वह अपने घर जाने को कहती है, माँ परेशान हो उठती है। उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। घर की नौकरानी भी बीमार पड़ जाए तो माँ सी बहन सी उसकी सेवा करती है। और महेंद्र की क्या राय है, उन्हें तो तुम जानती ही हो। निहायत अपना कोई ना हो तो उन्हें नहीं जंचता। हर कोई उसे चाहता है, लेकिन उनसे अब तक ठीक पटरी नहीं बैठी। सो क्यों जोर जबरदस्ती मैं कभी मिला भी देती हूँ, पर बोल चाल लगभग बंद ही समझो। कितने कम बोलने वाले हैं मालूम ही है तुम्हें। लोग समझते हैं दम भी हैं, मगर बात वैसी नहीं। दो एक खास आदमियों के सिवा औरों को वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अंतिम बात कहकर आशा को अचानक लाज लगी। दोनों गाल तमतमा उठे। अन्नपूर्णा खुश होकर मन ही मन हंसी। बोली, ठीक कहती हो। महेंद्र जब आया था यहाँ, उसका नाम कभी उसकी जबान पर भी ना आया। आशा ने दुखी होकर कहा, यही उनमें खामी है। जिसे नहीं चाहते वह मानो है ही नहीं। उसे मानो न कभी देखा न जाना। शांत स्निग्ध मुस्कान से अन्नपूर्णा ने कहा, और जिसे चाहता है मानो जन्म जमांतर उसी को देखता जानता रहा है। यह भाव भी उसमें है ना चुन्नी? आशा ने उत्तर न देकर नजर झुका ली। अन्नपूर्णा ने पूछा, और बिहारी का क्या हाल है चुन्नी? वह शादी करेगा ही नहीं? सुनते ही आशा का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोच ही न पाई कि क्या जवाब दे। आशा को निरुत्तर देखकर अन्नपूर्णा घबरा गई। पूछा, सच सच बता चुन्नी, बिहारी बीमार तो नहीं है? आशा ने कहा, देख मौसी, उनकी बात उन्हीं से पूछ। अचरज से अन्नपूर्णा ने कहा, क्यों? आशा बोली, यह मैं नहीं बता सकती। कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। अन्नपूर्णा चुपचाप बैठी सोचने लगी। हीरे जैसा लड़का बिहारी कैसा हो गया है कि उसका नाम सुनते ही चुन्नी उठकर बाहर चली गई। किस्मत का फेर। सांझ को अन्नपूर्णा पूजा पर बैठी थी कि कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ीवान घरवाले को पुकारता हुआ दरवाजे पर थपकी देने लगा। पूजा करती हुई अन्नपूर्णा बोल उठी, अरे लो, मैं तो भूल ही गई थी एक बारगी। आज कुंज की सास और उसकी बहन की 2 लड़कियों के आने की बात थी इलाहाबाद से। शायद आ गई सब। चुन्नी बत्ती लेकर दरवाजा खोल जरा। लालटेन लिए आशा ने दरवाजा खोल दिया। बाहर बिहारी खड़ा है। वह बोल उठा, अरे ये क्या भाभी, मैंने तो सुना था तुम काशी नहीं आओगी। आशा के हाथ से लालटेन छूट गई। उसे मानो भूत दिख गया। एक सांस में वह दुतल्ले पर भागी और घबराकर चीख पड़ी, मौसी, तुम्हारे पैर पड़ती हूं, मैं इनसे कह दो आज ही चले जाएं। पूजा के आसन पर अन्नपूर्णा चौंक उठी। कहा, अरे किनसे कह दूं चुन्नी, किनसे? आशा ने कहा, बिहारी बाबू यहां भी आ गए। और बगल के कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नीचे खड़े बिहारी ने सब सुन लिया। वह उल्टे पांवों भाग जाने को तैयार हो गया, लेकिन पूजा छोड़कर अन्नपूर्णा जब नीचे उतर आई तो देखा बिहारी दरवाजे के पास जमीन पर बैठा है। उसके शरीर की सारी शक्ति चली गई है। वह रोशनी नहीं ले आई थी। अंधेरे में बिहारी के चेहरे का भाव न देख सकी। बिहारी भी उन्हें न देख सका। अन्नपूर्णा ने आवाज दी, बिहारी। बिहारी का बेबस शरीर एड़ी से चोटी तक बिजली की चोट से चौंक पड़ा। बोला, चाची बस और एक शब्द भी न कहो, मैं चला। बिहारी ने जमीन पर ही माथा टेका। अन्नपूर्णा के पांव भी न छुए। माँ, जिस तरह गंगा सागर में बच्चे को डाल आती है, अन्नपूर्णा ने उसी तरह रात के उस अंधेरे में चुपचाप बिहारी का विसर्जन किया। पलटकर उसे पुकारा नहीं। देखते ही देखते गाड़ी बिहारी को लेकर ओझल हो गई। आशा ने उसी रात महेंद्र को पत्र लिखा। आज शाम को एकाएक बिहारी यहाँ आए थे। बड़े चाचा कब तक कलकत्ता लौटेंगे ठिकाना नहीं। तुम जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। उस दिन रात तक जागते रहने और भारी आवेग के कारण सुबह महेंद्र में एक अवसाद तारी था। फागुन के अधबीच गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी और सवेरे महेंद्र अपने सोने के कमरे के एक ओर बैठकर पड़ता था। आज वह तकिए के सहारे फर्श पर पड़ा रहा। बेला हुआई। नहाने नहीं गया। रास्ते में फेरी वाले आवाज लगाते हुए गुजरने लगे। दफ्तर जाने वाली गाड़ियों की अविराम गड़गड़ाहट। पड़ोसी का नया मकान खड़ा हो रहा था। मजदूरी ने छत की कुटाई की ताल पर एक स्वर से गाने लगी। हल्की गर्म दक्षिणी बयार से महेंद्र की दुखती नसें शिथिल हो आई थीं।
कोई कठिन निश्चय, कोई दुरूह चेष्टा, मन से जूझना आज के इस अलसाए गिरे गिरे से वसंत के दिन के लायक न था। भाई साहब, आज हो क्या गया तुम्हें? नहाओगे नहीं? खाना तैयार है। अरे सो रहे हो? तबीयत खराब है, सिर दुख रहा है। और पास आकर बिनोदिनी ने उसके माथे पर हाथ रखा। अधमुंदी आंखों और लड़खड़ाई आवाज में महेंद्र ने कहा, आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं, नहाऊंगा नहीं आज। बिनोदिनी बोली, ना नहाओगे तो थोड़ा सा खा लो। जिद करके बिनोदिनी उसे रसोई में ले गई और बड़े जतन और आग्रह से खिलाया। खा पीकर महेंद्र फिर आकर लेट गया। बिनोदिनी उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। आंखें बंद किए महेंद्र ने कहा, तुमने अभी खाया नहीं है? वही किरकिरी, जाओ खा लो। मगर बिनोदिनी न गई। अलसाई दोपहरी के गर्म झोंकों से घर के पर्दे उड़ने लगे। दीवार के पास वाले नारियल के पेड़ की बेमानी मरमराहट कमरे में आने लगी। महेंद्र का कलेजा जोर जोर से थिरकने लगा और बिनोदिनी का घना निश्वास उसी ताल पर महेंद्र के कपाल पर पड़े बालों को नचाता रहा। किसी के भी गले से एक शब्द न निकला। महेंद्र सोचने लगा, और छोर हीन इस संसार के अनंत स्रोत में बहा जा रहा हूं। जरा देर के लिए कभी कहीं नाव अगर किनारे पर लगे तो उससे किसी का क्या आता जाता है और कितने दिनों के लिए। सिरहाने बैठी महेंद्र का सिर सहलाती बिनोदिनी का सिर विह्वल यौवन के भार से धीरे झुका जा रहा था और अंत तक उसकी लटों की नोक महेंद्र के कपोल को छूने लगी। हवा से हिलती हुई लटों के कोमल स्पर्श से उसका सारा शरीर रहकर कांप उठने लगा। सांस मानो कलेजे के पास रुक गई। बाहर निकलने की राह न मिली। महेंद्र झटपट उठ बैठा। बोला, ना मेरी क्लास है, कॉलेज चलूं? कहकर वह बिनोदिनी की तरफ ताके बिना खड़ा हो गया। बिनोदिनी बोली, परेशान न हो, कपड़े मिला देती हूँ। चाकर वह महेंद्र के कॉलेज जाने के कपड़े ले आई। महेंद्र जल्दी चला गया, लेकिन कॉलेज में मन न लगा। देर तक पढ़ने में जी लगाने की कोशिश की, मगर बेकार। आखिर जल्दी ही घर लौट आया। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा, पेट के नीचे तकिया रखे जमीन पर बैठी बिनोदिनी कोई किताब पढ़ रही है। घने काले बालों का ढेर उसकी पीठ पर बिखरा पड़ा है। महेंद्र के जूतों की आवाज शायद उसे सुनाई नहीं दी। पैर दबाकर महेंद्र उसके करीब जा खड़ा हुआ। पढ़ते पढ़ते उसने बिनोदिनी को एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए देखा। महेंद्र ने कहा, अरे ओ करुणामयी, कल्पना की दुनिया के लिए हृदय की फिजूल खर्ची मत करो। पढ़ क्या रही हो? घबराकर बिनोदिनी उठ बैठी, किताब अपने आंचल में छिपा ली। महेंद्र ने झपटकर छीनने की कोशिश की। देर तक हाथापाई छीना। झपटी के बाद महेंद्र ने बिनोदिनी से किताब छीन ली। देखा बंकिम बाबू की लिखी विश्ववृक्ष थी। जल्दी जल्दी सांस लेती हुई गुस्से में मुंह फेर कर बिनोदिनी चुप हो रही। महेंद्र के कलेजे में बेहद उथल पुथल मची थी। बड़ी कोशिश के बाद वह हंसकर बोला, जा, बेहद छका दिया। मैंने सोचा था कुछ बड़ी ही गोपनीय चीज होगी, और पहाड़ खोदने के बाद निकली क्या, चूहिया ही ना। बंकिम बाबू का विश्ववृक्ष। बिनोदिनी बोली, मेरे पास भला क्या गोपनीय हो सकता है? सुनो तो जरा। महेंद्र फट से कह उठा, कहीं बिहारी की चिट्ठी आई होती। पल में बिनोदिनी की निगाह से बिजली छिटक पड़ी। अब तक मानो कामदेव कमरे के कोने में खिलवाड़ कर रहा था, वह मानो दूसरी बार जलकर राख हो गया। जलती हुई एक चपट की तरह बिनोदिनी लम्हे भर में उठ खड़ी हुई। उसकी कलाई पकड़कर महेंद्र ने, जहां, माफ करो, मैंने मजाक किया था।